हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2 ज्योग्राफी क्लास 6 to 8 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। ये एग्ज़ाम 9 दिसंबर 2023 को हुआ था। यहाँ पे हम सभी विकल्पों को डिस्कस करते हुए चलेंगे जहाँ पे आवश्यकता होगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको मिलेगा पार्ट 1 का लैंग्वेज पेपर, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। इसके बाद जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पार्ट 2। और इसके बाद फिर अपना अपना जो सब्जेक्ट होता है, आज हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं ज्योग्राफी का करेंगे। ये रहा आपका इतिहास का क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मिलेगा आप लोगों को ज्योग्राफी का, जिसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम 40 क्वेश्चन को ही एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ठीक है, दिए गए विकल्पों में से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है? तो अब देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ भी देखेंगे तो देशांतर के बारे में बात करें तो ये यहाँ से देखेंगे तो दो भागों में विभाजित करें तो भारत यहाँ पे स्थित है, अर्थात ये पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में कह सकते हैं स्थित है। ये हो गया आपका पश्चिमी देशांतर, ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर। तो स्थित कहाँ है भारत? पूर्वी देशांतर में। किस अक्षांश में स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश में या फिर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत का 4 महत्वपूर्ण बिंदु जो कि बाहरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सबसे दक्षिणी अक्षांश और ये हो जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सबसे दक्षिणी अक्षांश और ये हो जाएगा सबसे उत्तरी अक्षांश, और ये हो जाएगा आपका सबसे पूर्वी अक्षांश और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी अक्षांश कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो अर्थात कौन सा पूछ रहा है आपसे? ये वाला बिंदु पूछ रहा है आपसे एक। ठीक है, और दूसरा पूछा है सबसे दक्षिणी अक्षांश, अर्थात आपसे ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। लेकिन एक्चुअली में भारत है कहाँ पे? है तो स्थित नॉर्थ में ही और पूरब में ही, यानी कि पूर्वी देशांतर में ही स्थित है और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसीलिए जब भी भारत के बारे में हम अक्षांशों के बारे में बात करेंगे तो ये जब लगाएंगे उत्तर वाला तो नॉर्थ ही लगेगा दोनों में, और अगर ईस्ट वाला बात करें यहाँ पे देशांतर के बारे में तो दोनों में ईस्ट ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब पूछा जा रहा है सवाल कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, मतलब ये अब तो पूछा जा रहा है, और सबसे दक्षिणी अक्षांश मतलब ये वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्थात आपसे फाइनली ये 2 पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक क्या है? मेरे पास एक ट्रिक हमने आप लोगों को बताया था, याद होगा, 8 7 8 7 ऐसे लिख लीजिए। देन यहाँ से 3 का टेबल, 3 6 9। ठीक है, और इसके बाद फिर 8 के बगल में आपको 4 लिखना था और 97 के आगे 25 लिखना था, बस यही तो याद रखना था। और 7 से 1 कम 6 और 8 से 1 कम 7, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ से आप फाइनली देखेंगे तो मिल जाएगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये फाइनली हो गया आपका, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया आपका देशांतरी विस्तार। तो ही तो डेटा याद रखना है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8 डिग्री कौन वाला है? 8 डिग्री 4 मिनट ये वाला पॉइंट है जो सबसे दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, और सबसे पूर्वी देशांतर के बारे में पूछें तो कौन सा हो जाएगा? 97 डिग्री, अर्थात 68 डिग्री से शुरू होकर के 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है भारत का? अरुणाचल प्रदेश के कह सकते हैं कि बुथु तक, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे, अगर बात करें हम पूर्वी बिंदु, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। और भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? तो ये वाला की बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट वाला। ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ भी देखेंगे तो बी में ही दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ना, सबसे दक्षिणी अक्षांश तो कह रहा है, लेकिन अक्षांश के यहाँ पर दक्षिणी का मतलब है कि साउथ तो नहीं लगा हुआ है, नॉर्थ ही लगा हुआ है, एन ही लगा हुआ है। क्यों एन लगा हुआ है? क्योंकि एक्चुअली भारत स्थित कहाँ है? स्थित है उत्तरी गोलार्ध में ही, अर्थात नॉर्थ में ही स्थित है, इसलिए एन ही लगाना है। चाहे हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपको एन लगाना है और यहाँ भी एन लगाना है, और इसमें वाले में भी यहाँ भी ई लगाना है ईस्ट, और ये भी हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये भी दोनों में एन लगाना है, क्योंकि ये दोनों ही कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए विकल्प नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद होगा भारत का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि ये कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसे मिलियन में चेंज करेंगे तो 10 लाख से डिवाइड करना होगा। अगर इसे 10 लाख से डिवाइड करेंगे आप तो पाएंगे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लगभग। तो अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल ही सही है। जब भी मिलियन में पूछे ना तो 32,87,263 को 10 लाख से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि बिल्कुल कथन सही है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि आप देखेंगे तो तटीय जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ही इसका डेटा बदल चुका है। पहले 6100 किलोमीटर था। अगर कुल बात करें डिपो सहित तो 7,516 किलोमीटर था। ठीक है, लेकिन ये डेटा चेंज हो चुका है। इसके लिए अपडेटेड हमने एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, बहुत पहले अपलोड कर दिया था, उसको चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 डिग्री ईस्ट है, ये तो कथन गलत है। ठीक है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ से गुजरता है? लगभग ये तो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, जो कि 5 राज्यों को कवर करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में लिखना उत्तर प्रदेश का, यूपी। एक है आपका एमपी मध्य प्रदेश, एक है आपका उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद एक आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा एपी। ठीक है, और एक आपका छूट रहा है, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा, हाँ एक छूट रहा है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत की मानक मध्याह्न रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है। वो तो मित्र पर गमछा झाड़ वाला ट्रिक से याद ही होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सी कथन यहाँ पे गलत है, बाकी ए और बी सही दिख रहा है, तो अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का स्थान 7वां स्थान है। ठीक है, बाकी और भी 6 देश हैं जिनका नाम याद रखिए, जैसे रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वें नंबर पर है भारत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अगला सवाल भी इजी है, कई बार हम आप लोगों को करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, भारत की लंबाई कितनी है और ऐसे भारत की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो याद रखना है भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो क्रमशः आप देखेंगे तो लंबाई जो है ना 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई इसका 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर 1 में दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्लास 9 के बुक में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन आई थिंक क्लास 9 के बुक से ही पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है आपसे? मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मालाबार तट के बारे में याद है, मालाबार तट कहाँ पे है? मालाबार तट आपको मिलेगा पश्चिमी घाट पर, कुछ ऐसा, ये वाला जो दिख रहा है मालाबार तट, इधर मिलेगा कोरोमंडल तट। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रहा है। फाइनली ये वाला तट के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी है। ये मालाबार तट के संबंध में बताना है कि क्या ये पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, याद क्या रखना है? याद रखना है सिंपल सा कि तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। बी कथन में देखिए,
ये सही दिख रहा है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को ही क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, जो ज़्यादातर भाग आप देखेंगे तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, मालाबार तट का अधिकांश भाग जो है वो कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ये कथन भी यहाँ पे सही है, सिर्फ विकल्प नंबर ए गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। याद रखिएगा, मंगलौर जो कि कर्नाटक में है, मंगलौर से कन्याकुमारी तट का जो तटीय मैदान है ना, इसे ही मालाबार तट कहा जाता है। कभी कभी इसमें कन्नड़ तट को भी शामिल कर लेते हैं वैसे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। देखिए सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। ठीक है, तो इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर में है आपका विंध्याचल। ठीक है, ये क्या है, विंध्याचल है, मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, ये विंध्याचल है और इसी के नीचे है सतपुड़ा। ठीक है, और इसी के बीच में स्थित है आपका ये नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, इन दो पहाड़ों के बीच में बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो पूछा है आपसे कि सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो देखिए सतपुड़ा कौन सा है, सतपुड़ा हमने कहा इसे, ये सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा का दक्षिण हो जाएगा नीचे, तो नीचे तो नहीं बह रही है ना, उत्तर में बह रही है, तो पहला कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि ये आपका सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा, ऋषि के नीचे तापी नदी बहती है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो सतपुड़ा के श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, इस बात सी विकल्प में है कि नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है, तो ये भी कथन सही है। नर्मदा नदी देखिए ना, ये विंध्याचल है और ये आपका सतपुड़ा है, इसी के बीच से ये नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी में। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखें बी और सी दोनों कथन सही है, अर्थात विकल्प नंबर है यहाँ पे हम डी सही करेंगे। ठीक है, तो ये भी आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, तो याद रखिएगा फिर से, ये आपका है आपका ये आपका विंध्याचल, ये नर्मदा, ये सतपुड़ा और इससे नीचे तापी। ठीक है, ये क्रम से याद रखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से होता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा तापी नदी जो बात हुआ यहाँ पे, तो तापी नदी याद रखिए कि तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से के निकट से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकट से एक सतपुड़ा श्रेणी से ये निकलती है। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के समानांतर बहती है। ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था ना अभी, तो अब देखेंगे समानांतर बहती हैं। ठीक है, और ये भी एक तरीके से भ्रंश घाटी में ही बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है क्यों, क्योंकि हमने कहा ना कि देखिए ये आपका है विंध्याचल, ये है आपका सतपुड़ा, ठीक है, और ये है आपका मैकाल, क्या है थोड़ा सा, मैकाल नहीं अजंता है। ठीक है, अजंता जो पर्वत श्रेणी है ना, तो ये अजंता और ये आपका सतपुड़ा, इसी के बीच से बहती है तापी नदी। तो इसका मतलब है कि तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान सा सवाल है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। कश्मीर हिमालय, कश्मीर या हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के लिए ना आप ऐसे याद रखिए तो आसान रहेगा आपके लिए। क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखिए, ठीक है, क्या याद रखना है, सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु, इसके बाद फिर याद रखिए सतलज। क्रम से याद रखिएगा ना तो आसान हो रहेगा। काली, सिंधु सतलज काली, तीस्ता, और एक याद रखिए दिहांग। ठीक है, ये 5 नदियों को याद रखिए और
जब 5 नदी याद रखते हैं तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, इसके सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। अरे ये आपसे पूछा था कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है। अगर आपसे पूछता है सतलज और काली के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसके बीच के हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है। काली और तीस्ता के बीच के जो भाग है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच अगर आपसे पूछे तो बताना है असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये नदी घाटियों के आधार पर हिमालय के 4 प्रमुख भागों में ये विभाजित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। ये भी आसान सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। माजुली, महरौली, देवलीपुर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा माजुली। ठीक है, याद रखिएगा माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। वैसे ये द्वीप जो है ना, ये संकटग्रस्त स्थिति में है। इसे संरक्षित करने और विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है ना। और ये भी याद रख सकते हैं कि वर्ष 2016 में इसे भारत का द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। ठीक है। और ये तो पता ही होगा कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी आसान सा सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बताना है कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर, पुलिकट, चिल्का, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बाकी विकल्प को देख लें। सांभर के बारे में बात करें तो सांभर आप देखेंगे तो राजस्थान के जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये भी कह सकते हैं खारे पानी का झील है। ठीक है। और पुलिकट के बारे में बात करें तो पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है और ये भी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, इनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है। चलिए अगला सवाल है जो कि आसान सा सवाल है। सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात करें पहला विकल्प के बारे में दे रखा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी हाँ, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये इसका निर्माण होता है। ठीक है। और ये भारत और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। ठीक है। तो पहला विकल्प बिल्कुल ही क्या है यहाँ पे सही है। सेकेंड विकल्प में दे रखा है इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुंदरी पेड़ जो है ना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। ठीक है। तो ये भी कथन सही है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर को देखने को बहुत मिलता है, इसीलिए यहाँ पे ये कथन भी सही हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर आप देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था 1984 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। ठीक है। सवाल है किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। ये सभी क्लास 9, 10 के ज्योग्राफी बुक से ही उठाया गया है, 110% श्योर रहिए। ठीक है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि कावेरी नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। ठीक है। यहाँ पे विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। ठीक है। कावेरी नदी पर ही आप देखेंगे कि होगेनकल जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसे भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा की उपमा भी प्रदान की जाती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्लास 9 के ज्योग्राफी बुक से लिया गया है। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है।
ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में, दे रखा है कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। ये कथन बिल्कुल ही सही है। याद रखिएगा, कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। वहीं बात करें विकल्प नंबर बी का, यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। ये भी कथन सही है। कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर ये बल लगाता है। ठीक है, ये भी सही है। सी विकल्प में देखिए, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। यह भी कथन सही है। याद रखिएगा, ये बल उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में ये सहायक होता है और ये बल चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो अर्थात विकल्प नंबर सी भी सही हो जाएगा, अर्थात सही इसका आंसर हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम ये किस राज्य में स्थित है। ये भी आसान सा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। पूछा है कि दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम ये किस राज्य में स्थित है। तो ये मेघालय में स्थित है। और कहाँ स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये खासी पहाड़ी सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया तीन पहाड़ी है, तीनों क्रम से ही हमने लगा दिया है। ठीक है, ये सबसे पश्चिम, ये मध्य में और ये सबसे पूरब में। ठीक है, तो खासी जो पहाड़ी देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा है। ये हो गया आपका गारो पहाड़ी, ये हो गया आपका खासी पहाड़ी और ये हो गया आपका जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है ये मौसिनराम। और ये ये गारो पहाड़ी पर याद रखिएगा, नौकरेक आप सुने नौकरेक के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, तो यहीं पर स्थित है गारो पहाड़ी पर। ठीक है, जबकि खासी पहाड़ी पर स्थित है ये मौसिनराम। ठीक है, और मौसिनराम से 55 किलोमीटर के लमसम में 55 से 56 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित मौसिनराम, ये शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है, जहाँ पे वर्षा जल संग्रहण जो ये कह सकते हैं कि प्रथा जो है ये प्रचलित है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे वर्षा जल संग्रहण वर्षों से किया जा रहा है, ये प्रचलित है वहाँ पे ये चीज़। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूखे की मार झेलनी पड़ती है। सोचिए ज़रा कि 55 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा जगह जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर पानी के लिए लोग तरसते हैं, वर्षा जल संग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण कहाँ प्रचलित है, तो आप देखेंगे शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये प्रचलित है। ठीक है, लेकिन कानूनन रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे अनिवार्य किया गया है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। आपको वहाँ पे पानी वर्षा जल को संग्रहण करना ही करना है, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु याद रखिएगा, जहाँ पे कानूनन रूप से अनिवार्य किया गया है, कानूनी रूप से। और मेघालय में देखेंगे तो यहाँ पे शिलोंग में, जो कि मौसिनराम से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पे प्रचलित है ये परंपरा वर्षा जल संग्रहण करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मौसिनराम में कितना वर्षा होती है, तो यहाँ पे औसतन आप देखें तो 1187 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर 11,871 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है एक वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, ये क्लास 9th के बुक में आपको मिल जाएगा। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। उष्णकटिबंधीय मानसून वन सॉरी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विकल्प में ऐसे सा नाम दे रखा है जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज किया है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विकल्प नंबर बी लगाना है, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। ठीक, क्लास 9th के बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा दे रखा होता, ठीक है, तो क्या आंसर टिक करते, 200 से अधिक, तो ये हो जाता वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर होता 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच,
इतना अगर कहीं वर्षा हो रहा है तो उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगराइज किया गया है, ये भी याद रख सकते हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच अगर वर्षा जहाँ पे होती है उसे कहा जाता है शुष्क पर्णपाती वन। क्या कहा जाता है? शुष्क पर्णपाती वन। और अगर कहा जाए 100 से लेकर के 200 तो इसे कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, ये पूरा डेटा याद रखिएगा। 200 से अधिक कहेगा तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। अगर आपसे कहा जाए 70 से 100 के बीच में तो ये हो जाएगा आपका शुष्क पर्णपाती वन। और 100 से 200 सेंटीमीटर बीच का वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहते हैं? आर्द्र आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, और यहाँ लेकिन पूछा है 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों वाला वन। ठीक है, तो ये जैसे भी पूछा जाए आपसे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछ रहा है कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? चंदन। ठीक है, ये भी क्लास 9 के बुक में ही दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं कि पूरे साफ साफ लाइन आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो भारत में चंदन जो है ना ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं ये आर्द्र पर्णपाती वनस्पति में ये पाई जाती हैं। ठीक है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सही हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात करें, यहाँ पे पौधों के बारे में बात करें, कौन कौन सा आपको लकड़ियाँ देखने को मिलेगा तो याद रख सकते हैं, जैसे महोगनी है, रोजवुड है ना, रबड़ है, तो ये सब आप नाम याद रख सकते हैं। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लीजिए कुछ उसी तरह का सवाल यहाँ भी दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो देखिए यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद है पेड़ सदाबहार घने ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, लेयरित होते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है ना वहाँ पे अलग अलग लेयर में मिलते हैं पेड़ पौधे, जैसे एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, इससे कुछ बड़े पौधे, इससे कुछ बड़े पौधे, तो जिसको जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश मिलता है उसी तरीके से वो आगे निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्तरीकृत होते हैं, लेयरित होते हैं, बिल्कुल ही सही है ये। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्ते गिराते हैं, नहीं ये कथन गलत है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्ते गिराते हैं, ये लक्षण है उष्णकटिबंधीय वर्षा पर्णपाती वन का, ना कि सदाबहार वन का। सदाबहार वन में पत्ते गिरते हैं लेकिन एक सीजन में एक बार नहीं गिराते। ठीक है, ये विशेषता जो देख रहे हैं ना, ये विशेषता उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, जहाँ पे 6 से 8 सप्ताह के लिए पूरे पत्ते जो होते हैं गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें विकल्प नंबर ए का, तो देखिए ए का बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी हमने अब पीछे कर रखा है। ठीक है, तो पहला सवाल भी यहाँ पे, पहला ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा, जहाँ पे देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलता है और उच्च तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ज़्यादा तापमान होगा तो ज़्यादा वर्षा भी होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए और बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी लकड़ियाँ पाई जाती हैं हमने ये तो बता ही दिया। ठीक है, जैसे कि रबड़ है, सिनकोना है, रोजवुड है, ठीक है, महोगनी है, ठीक है, अबूनस है। ठीक है, तो ये सभी पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि विश्वतीय वनों की तरह ही इन वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं तथा वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इस तरह के वन भारत में कहाँ मिलेंगे? तो पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेगा, शिलांग के पठार पर देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत लक्षद्वीप में भी इस तरह के पौधे देखने को, वन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और पौधे की ऊंचाई आप देखेंगे तो 60 मीटर से भी अधिक होती है। ये NCERT का लाइन ही मैं बता रहा हूँ पढ़ करके कि पेड़ों की ऊंचाई लगभग 60 मीटर से अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ का जो वृक्ष है तो याद रखना ही है, महोगनी है, बुनस है, ठीक है, बांस है, बेंत है, सिनकोना है, रबड़ है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और ये जो वन होते हैं ना मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ये भी क्लास 9 के बुक से ही उठाया गया है, चैप्टर नंबर आई थिंक 5 चैप्टर का। ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, कौन सा नहीं है? नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बता सकते हैं इसे कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। तो अब देखेंगे कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि सभी को यहाँ पे देखेंगे तो मान्यता प्राप्त है। विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात करें नीलगिरी के बारे में, तो नीलगिरी कहाँ है ये? तो कि ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, और ये अब देखेंगे तो इसे 2000 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, जबकि मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है और इसे 2001 में इसे शामिल किया गया था। जबकि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और इसे भी 2001 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है ना, और ये तो पता ही होगा कि भारत के यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 12 है। ठीक है, और ये 12 कौन कौन से हैं? फिर से मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का बुक उठाइए, चैप्टर नंबर 5 देखिए। ठीक है, और भारत में कुल मिला कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 हैं। इन 18 का भी लिस्ट उठाना है तो एनसीईआरटी के बुक में देखिए साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर क्लास 10 का 9 का लाइन बाय लाइन अगर एनसीईआरटी कवर कर दें तो मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ करके समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। लेकिन जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा, रिस्पॉन्स अगर 50 लोगों का भी रहता है कम से कम, ठीक है, तो निश्चित ही हम उसको लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, PDF फाइल अपलोड करके और उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो भी हम बताते चलेंगे वहाँ से। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही रहेगा या नहीं, या फिर सिर्फ MCQ पढ़ना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? ये भी दिया हुआ है क्लास 10 के बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प इतने सारे दिए हुए, कौन सा सही होना चाहिए इसका? तो देखेंगे यहाँ पे पहला विकल्प जो दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता अत्यावश्यक समस्याएं, ये कथन बिल्कुल सही, इसीलिए बुलाया गया था। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ये सही है। और विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, तो ये मुझे नहीं लगता कि सही होना चाहिए। विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, ये पॉलिटिकल जो इशू आता रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है ये शायद गलत होना चाहिए। लेकिन फिर भी A और B सही है, तो इस अकॉर्डिंग तो D तो सही होगा ही। ठीक है, D नंबर बिल्कुल ही यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो याद रखना है कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 हुआ था। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और यहीं पे याद होगा कि एजेंडा जो 21 जो नाम दिया गया था, इसी शिखर सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखते हुए चलिएगा। अच्छा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 में हुआ था। ठीक है, क्या कहा हमने? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ये तो आसान सा सवाल है। ठीक है, कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? मिट्टी, हवा, कृषि, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन विकल्प थोड़ा सा दे करके कन्फ्यूज किया है। पूछा है कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। पहले तो समझिए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो लगातार उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होता है, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी देखिए ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। हवा भी नवीकरणीय संसाधन है। अब कृषि के बारे में आपको क्या ख्याल है? आप लोग बताइए कमेंट करके कि कृषि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये नवीकरणीय संसाधन है या नहीं है। ठीक है, बाकी अगर A और B सही है तो विकल्प नंबर D तो इसका 110% सही आंसर हो जाएगा, D विकल्प। लेकिन कृषि के बारे में क्या ख्याल है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और याद रखिएगा विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर कौन कौन? संभावित संसाधन, ये क्लास 8 के बुक में है। ठीक है, विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोष संसाधन और भंडार संसाधन। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन को परंपरागत संसाधन भी कहते हैं, याद रखिएगा।
परंपरागत संसाधन का मतलब जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, जिसको हम परंपरा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है। और निर्माण के आधार पर दो प्रकार के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन या फिर कृत्रिम संसाधन। ठीक है, तो ये सब याद रखते हुए चलिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? ये भी आसान सवाल है। चिपको आंदोलन के बारे में याद होगा। चिपको आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है ये चीज़। ठीक है, जो कि ये आंदोलन 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिला, अब तो ये उत्तराखंड में चला गया है ना, तो वहाँ पे शुरुआत इसका हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण ये पड़ा था। ठीक है, याद होगा, श्रीमती गौरा देवी चिपको आंदोलन के प्रेरणाता थी। ठीक है, बीच बचाओ आंदोलन का प्रेरणाता चिपको आंदोलन से निकले विजय जरधारी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नवदान्य आंदोलन के बारे में पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, जब पिछला हमने जब वहाँ पे एनालिसिस किया था क्लास 11 to 12 में, तो वहाँ पे याद बताया था हमने कि नवदान्य आंदोलन की शुरुआत 1984 में हुआ था और इसके प्रेरणाता थे वंदना शिवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है कौन सा सही नहीं है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान गया मेरा भी। यहाँ पे अब देखेंगे, पूछा था संसाधन नहीं है, तो मिट्टी तो है ना, हवा भी है। ठीक है, और कृषि भी आप देखेंगे तो नवीकरणीय संसाधन का ही उदाहरण है, अर्थात विकल्प नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई विकल्प सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नहीं, थोड़ा सा ध्यान हट गया यहाँ से, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ई, कृषि, हवा, मिट्टी, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्योंकि यहाँ भी नहीं था ना, तो ध्यान वहाँ पे चला गया कि वहाँ पे हमने क्या आंसर दिया। चलिए, तो सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला देखते हैं, इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी पाने वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया। ये तो कथन सही दिख रहा है। बहुउद्देशीय जो नदी परियोजना बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? बाढ़ को नियंत्रित करना, इसके अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया जाना। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है, ये भी सही है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, नहीं, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये कथन यहाँ पे गलत है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना का, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही होगा। ठीक है, पूछा नहीं है तो ये सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे याद रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन हो गया आपका, नहर परिवहन हो गया, है ना, और मृदा का संरक्षण भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, याद है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और दामोदर के बारे में याद रखिएगा, डीवीसी के बारे में, दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसकी स्थापना आप देखेंगे तो 1948 में की गई थी, या कह सकते हैं इसका कार्य प्रारंभ 1948 में किया गया था, वो भी अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है, जो कि क्लास 10 के बुक में दिया हुआ है और हम पहले ही बता चुके हैं। ये कौन सा राज्य है? ये है तमिलनाडु। मेघालय भी दे करके कन्फ्यूज किया है, लेकिन यहाँ पे लीगल रूप से अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है तमिलनाडु में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में आप देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। तमिलनाडु इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, और ये योजना आप देखेंगे तो 2001 में लाई गई थी। कब? 2001 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, उसमें पता है मुख्यमंत्री कौन थे? उसमें मुख्यमंत्री थे, कोई लेडीज़ थी आई थिंक, जयललिता, है ना, जिनकी शायद देहांत भी हो गया। तो ये जयललिता के समय में ये योजना को लागू किया गया था। ठीक है, और इसकी वजह से चेन्नई का जो जलस्तर है ना, इसमें 50% की वृद्धि देखने को मिला था।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? ये भी बता चुके हैं अपना प्रीवियस, जब हम प्रैक्टिस सेट करवाते तो वहाँ पे हमने पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना के लाभों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य इसमें शामिल हैं या शामिल किया जाता है। ठीक है, ये राज्यों का नाम याद रखिए, कौन कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, इन 4 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा सरदार सरोवर और महेश्वर नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बांधों पर 2 सबसे बड़ी बांध है। कौन कौन? सरदार सरोवर और महेश्वर नर्मदा, ये महेश्वर, सरदार सरोवर और महेश्वर, ये 2 बहुत बड़ी बांध बनाई गई है नर्मदा नदी पर। ठीक है, जब ये नर्मदा नदी पर योजनाएं लाई गई थी, जब ये बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही थी, तो यहाँ पे एक आंदोलन शुरू किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? मेधा पाटेकर के द्वारा। मेधा पाटेकर थी ना, तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? मेधा पाटेकर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आदिम रूप, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? वेबर, पामाडावी, मिल्पा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे वेबर का भी प्रयोग किया जाता है और पामाडावी का भी किया जाता है। मिल्पा तो आप देखेंगे तो मैक्सिको में ही किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद होगा झूम कृषि को स्थानांतरित शील कृषि भी कहते हैं, काटो जलाओ भी कहते हैं, है ना। और एक और इसका नाम शायद है आपका, झूम खेती हो गया आपका, हाँ स्लेश एंड बर्न, है ना, काटो जलाओ, स्थानांतरित कृषि, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वी उत्तर भारत में आप देखेंगे तो इसे झूम कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में वेबर कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वेबर के साथ साथ दहिया भी वैसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ से दीपा कहा जाता है, उड़ीसा में पामाडावी कहा जाता है या कोमन कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। उसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में से बत्रा कहा जाता है, केरल में कुमारी या तो पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मिल्पा याद रखिएगा ये कहाँ पे है, ये कहाँ कहा जाता है? ये मध्य अमेरिका में, ठीक है, या फिर मैक्सिको में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल फिर से वही है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? मिल्पा मध्य अमेरिका, कोनुको मैक्सिको, लदांग मध्य अफ्रीका, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिको जो है ना आपका, मैक्सिको में ये आपका जो है ना कोनुको। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि सही मेल पूछा है ना आपसे, तो पहला मिल्पा मध्य अमेरिका, ठीक है, ये तो सही दिख रहा है। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है या फिर मैक्सिको में। ठीक है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों में मिल्पा कहा जाता है, पहला कथन तो सही दिख रहा है। ठीक है, कोनुको जो है ना, ये कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, ये कथन तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। लदांग, लदांग आप देखेंगे तो ये आपका मलेशिया में कहा जाता है। ठीक है, तो ये कथन भी यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कहा ना हमने कि अलग अलग देशों में झूम खेती को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे भारत में भी देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से याद रखना है कि मिल्पा जो है ना, ये मध्य अमेरिका या फिर मैक्सिको, ये दोनों जगह झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है, जबकि लदांग ये मलेशिया में कहा जाता है, कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, और चेन्नई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? नीलगिरी पहाड़ी, बाबा बुदान पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती बाबा बुदान पहाड़ी पर की गई थी। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी, है ना, सभी को पता होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफ़ी का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा इथोपिया या फिर अमन। इथोपिया और अमन को माना जाता है कॉफ़ी का जन्म स्थान। ठीक है, वैसे भारत में 2 प्रकार की कहवा की कृषि है, ये भी पूछा जाता है, कौन कौन से है? तो अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा ये 2 प्रकार के कॉफ़ी भारत में देखने को मिलता है। कॉफ़ी कहें या कहवा कहें, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि कॉफ़ी जो है ना भारत में कहाँ से लाया गया था? अमन से लाया गया था। कब?
17वीं सदी में। एक थे ना बाबा बुदान साहिब, तो उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था। बाबा बुदान साहिब के द्वारा लाया गया था अमन से। तो याद जरूर रखिएगा कि बाबा बुदान जो है ना कहाँ से लाए थे, यमन से लाए थे 17वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा गैर धात्विक श्रेणी में संबंधित है। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। तो ये अर्थात धातु से संबंधित नहीं है। ठीक है, गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है, जिसमें धातु के अंश नहीं होंगे। ठीक है, लौह अयस्क तांबा चांदी। बी विकल्प में है अभ्रक चूना पत्थर संगमरमर। सी में है निकेल कोबाल्ट प्लेटिनम। तो ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। अभ्रक चूना पत्थर संगमरमर ये सभी गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित खनिज हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अधात्विक खनिज के बारे में और भी बात करें तो अधात्विक खनिज में जैसे कि अभ्रक चूना पत्थर संगमरमर, ठीक है, पाइराइट याद रखिए, नमक याद रखिए, जिप्सम याद रखिए, हीरा है, ठीक है, इमारती पत्थर और भी जो भी होते हैं ये सभी अब देखेंगे तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखे जाते हैं। धात्विक खनिज में आसान है, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी है ना, बेराइट है, मैग्नेसाइट है, तो ये सभी, टीन भी है इसमें, तो ये सभी धात्विक खनिज के उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पाइराइट का उड़ीसा, बिहार, झारखंड, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा बिहार भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, पाइराइट में लगभग आप देखेंगे तो 47% सल्फर युक्त भंडार पाया जाता है। ठीक है, भारतीय खान ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो बिहार में भारत के लगभग 95% पाइराइट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार में याद रखिएगा कि बिहार में अभ्रक जो है ना ये गया, नवादा, जमुई आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा याद रख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार में मैग्नीज के बारे में बात है तो गया, पटना, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे फिलहाल सही हो जाएगा आपका बिहार। चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। भारत में भूतापी ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी। ठीक है, तो ये कथन सही है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी में बसे मणिकर्ण के गर्म पानी के स्रोत से अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लद्दाख की पूगा घाटी में भी ग्रीन हाउस के लिए भूतापी ऊर्जा केंद्र की स्थापना की जाएगी यहाँ पे, तो ये भी सही है। ठीक है, और सी कथन तो गलत है यहाँ पे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी और लद्दाख की पूगा घाटी ये दोनों भारत में भूतापी ऊर्जा दोहन केंद्र स्थित है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला है इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ये तो सही है। लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में कि ये बुनियादी उद्योग है ये। ठीक है, यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, ये भी सही है। इसे प्रकाश लाइट उद्योग कहा जाता है, ये कथन गलत है। ठीक है, पूछा कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी नंबर, इसे लाइट उद्योग कहा जाता है, ये गलत है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। मतलब पूछा जा रहा है सिंपल सा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो देखिए श्रीनगर, ये तो उत्तर की बात हो गई, ये तो होगा ही नहीं। सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, ये हो सकता है। दिसपुर अरुणाचल प्रदेश और एक पोरबंदर गुजरात, तो ये भी हो सकता है। दिसपुर अरुणाचल प्रदेश में तो स्थित ही नहीं है। ठीक है, दिसपुर कहाँ है, असम में है। ठीक है, और यहाँ दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, सिलचर जो कि असम में है और पोरबंदर जो गुजरात में है, ये दोनों कह सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पे, झांसी में। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटती हैं। ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल,
मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? ये पहाड़ी है, जनजाति है, नदियाँ और पहाड़ियाँ हैं, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि मिसमी, बरेल और लुसाई सभी क्या है? पहाड़ी के नाम है ना। मिसमी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर सिरे पर उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है। जबकि दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स को पहले लुसाई हिल्स कहा जाता था। ठीक है। जबकि बरेल के बारे में बात करें, ठीक है, तो बरेल के बारे में याद रखिएगा, बरेल पर्वतमाला पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के बीच में लगभग 80,000 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है। तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सही हो जाएगा आपका कौन सा? ए नंबर। मिरेल, मिसमी, बरेल और लुसाई ये क्या है? पहाड़ी के नाम है। ठीक है। चलिए अगला सवाल। भारत की प्राचीनतम पहाड़ चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन ये सभी भारत की प्राचीनतम चट्टानों में शामिल है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निफेजन के फलस्वरूप हुआ था, याद रखना है। ठीक है। इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। साथ ही साथ एक लाइन याद रखिएगा, अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों का क्रम के बारे में, तो सबसे पहले याद रखिएगा आर्कियन के बारे में। आर्कियन, इसके बाद है धारवाड़, फिर है कुडप्पा, विंध्य और अंत में है गोंडवाना। ठीक है। तो कह सकते हैं सबसे पुराना आर्कियन, इससे मतलब सबसे नया गोंडवाना, इससे पुराना विंध्य, इससे पुराना कुडप्पा, इससे पुराना धारवाड़, इससे पुराना है आर्कियन। ठीक है। तो भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो देखेंगे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन तीनों शामिल हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। ठीक है। ये भी याद रखा जा सकता है कि असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच वाला क्षेत्र को कहते हैं। इसकी अगर बात करें लंबाई के बारे में तो 720 किलोमीटर है। ठीक है। असम हिमालय के बारे में पहले बताया था ना, ये कहाँ स्थित है? ये असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। ठीक है। इसकी चौड़ाई आप देखेंगे, लंबाई जो है ये 720 किलोमीटर के लंबाई में ये फैला हुआ है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नामचा पर्वत है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर किन्हीं को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये हिमरेखा का क्या मतलब है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हिमरेखा वह एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और पूरी तरह नहीं पिघलती है। सरल शब्दों में कहें तो पहाड़ों पर एक निश्चित ऊंचाई के बाद बर्फ हमेशा बनी रहती है, उसी ऊंचाई को हिमरेखा कहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसका आंसर तो हमने बताया ही नहीं। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है। तो असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, ये याद रखना है यहाँ पे 4400 मीटर। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर है। ठीक है। तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 4400 मीटर। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है, बताना है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे है? नीलगिरी तमिलनाडु, सह्याद्री महाराष्ट्र, नंदी पहाड़ी कर्नाटक। तो याद रखिएगा, पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? विकल्प नंबर सी। अगला सवाल देखिए, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जनवरी माह मतलब कि ठंड का मौसम की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार कहाँ माना जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कर्क रेखा पर जनवरी में न्यूनतम तापमान और मई जून में अधिकतम तापमान होता है।
ठीक है। और ये तो पता ही होगा कि तापांतर किसे कहते हैं, तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान के अंतर को ही वार्षिक तापांतर कहा जाता है। ठीक है। समताप रेखा के काल्पनिक रेखाएं हैं। समताप रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। समझ में आया? समताप रेखा क्या है? समताप रेखा का मतलब है वो एक काल्पनिक रेखा ये भी होता है जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तर भारत वाला जो हिस्सा है ना उसे उपोष्ण कटिबंधीय भाग कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत वाला भाग को उष्ण कटिबंधीय भाग कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पश्चिम हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये तो फैक्ट है, याद रखना होगा कि पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा औसत सागर तल से 1524 मीटर है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो चौड़ी पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता कितनी होती है? देखिए मानसूनी पतझड़ वन के बारे में बात हो रहा है, तो कितनी आवश्यकता होती है? ठीक है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो हमने कहा था ना कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन जो होता है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। तो देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक ये तो गलत है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या सदाबहार वन में। तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब देखिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, तो ये तो सही है। ठीक है, इसी के रेंज में आ रहा है। और 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। ठीक है। तो बी और सी दोनों विकल्प सही दिख रहा है, क्योंकि इसके रेंज में तो हम क्या कहेंगे, इसे कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन। ठीक है, क्योंकि 70 और 200 के बीच का ही रेंज बता रहा है ये। ठीक है, तो कह सकते हैं बी और सी दोनों सही है यहाँ पे, तो डी विकल्प इसका सही आंसर होगा, और बीपीएससी ने भी यही आंसर दिया था। ठीक है। चलिए, और इस प्रकार के वन में हमने बताया था ना कि 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्ती क्या करते हैं, ये गिरा देते हैं। ये भी क्लास 9 के बुक से पूछा गया सवाल था। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? ज्वारीय वन कहाँ देखने को मिलेंगे? पश्चिम बंगाल और गुजरात, पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इससे अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। भारत में ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित कहाँ है? भारत में, नेपाल में, भूटान में, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। महाभारत लेख नाम से ऐसा लग रहा है कि भारत में होगा, लेकिन ये भारत में नहीं है। ये महाभारत लेख नामक पर्वत जो है ना, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आखिरी सवाल देखिए, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है भूगर्भीय संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में भूगर्भीय संरचना, भौतिक आकृति और अवस्थिति, इन तीनों को शामिल किया है, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, आर.एल. सिंह ने भारत का प्रादेशिक भूगोल में 4 वृहद, 28 मध्यम और 67 प्रथम क्रम के प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एनालिसिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।